किसी ने क्या खूब कहा है कि सच्ची लगन और मेहनत से कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सच्ची लगन से मेहनत कीजिए साहब। कविता क्या है? तो ये एक निबंध है। कविता क्या है? ये एक निबंध है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक सैद्धांतिक समीक्षा है जो विचार विधि निबंध संग्रह में 1930 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है जो विचार विधि 1930 में निबंध संग्रह में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में कविता का अर्थ एवं क्षेत्र, अर्थ और क्षेत्र पर निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा की गई है। तो वो कौन कौन से बिंदु है? वो बिंदु है सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रचार, मार्मिक तत्व, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता में भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। इन क्षेत्रों को आधार मानकर कविता क्या है इस सैद्धांतिक समीक्षा की गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। तो जगत क्या है शुक्ल के अनुसार? कि यह मनुष्य अपने भावों, विचारों, व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों से कहीं तो मिलता है और कहीं लड़ता है और ये अंत तक ऐसे ही चलता जाता है और इसी को जीना कहते हैं। और जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसी का नाम क्या है? जगत है। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र को नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, लाभ, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है उसी का नाम जगत है। और जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों, अनेक रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके जोड़ करके देखता रहता है तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है, यानी बंधा हुआ सा रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये और कई बार पूछी गई है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? तो ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। और ये जो साधना होती है, वाणी से जो शब्द विधान होता है, इस साधना को भाव वेग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं।
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती हैं। तो ये कविता की परिभाषा भी मान सकते हो आप। शुक्ल के अनुसार ये कथन पूछा गया है कई बार कि कविता क्या है। तो कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती हैं, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। वह अपनी सत्ता को किस सत्ता में लीन किए रहता है? तो लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा सेंस सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, तो जगत को किस प्रकार का बताया शुक्ल जी ने? अनेक रूपात्मक, अनेक रूप लिए हुए। उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल यानी लंबे समय से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। तो काव्य के प्रयोजन के लिए उन्हें क्या कह सकते हैं? मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणित करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन पर्वत नदी नाले निर्जर कछार, पट पर चट्टान वृक्ष लता, झाड़ी फूल शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे ही चीर सहचर रूप है। तो ये सहचर रूप किसके हैं? ये काव्य के सहचर रूप है। वन पर्वत नदी नाले, चार नाम देकर, जैसे वन पर्वत नदी नाले दे दिया और पूछ लें कि वन पर्वत नदी निर्जर वृक्ष आदि काव्य के संबंध में रूप है, अनुगामी है, सहचर है या पश्चगामी है या पूर्वा पर सापेक्ष है। तो वन पर्वत नदी निर्जर वृक्ष आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र ये काव्य के सहचर है। खेत ढूरी हल, खेत ढूरी हल झोंपड़े चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कुहरे का छाना और डर से भागना और लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाहें पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिम पुरुषों और व्यापारों में वंशानुगत वासना ही दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अन्यथाल्य के लिए चेक काटना, संहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना, इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों का नहीं है। सभ्यता के आवरण और कविता।
सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उसके मूल रूप कुछ आछन्न हो गए हैं। भावों के आदिम और सिद्ध लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई है। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया है। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिसके साथ भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि काल में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धान मान अधिकार प्रभुत्व आदि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर कर लिया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इस प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ये कीर्ति की लालसा, कीर्ति क्या है? भावित है, लालसा भावी है। ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अरुपराग कहा गया है। क्या कहा गया है? अरुपराग कहा गया है बौद्ध दर्शन में। तो यहां पर एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोध घृणा लोभ आदि भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है? तो इसे अरूप कहा गया है। अरूपराग कहा गया है। अरूपराग, ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहा गया है। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज। तो प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उसके क्रोध का विषय क्या है? तो वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा है। पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उस और उसकी संतति को अन्न वस्त्र नहीं मिलेगा। अगर उसको वह भूमि का टुकड़ा नहीं मिला तो उसको क्या नहीं मिलेगा? उसकी संतति को क्या नहीं मिलेगा? अन्न वस्त्र नहीं मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र है। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्तों के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यानी एक भाई का दूसरे भाई के द्वारा हक मारना और एक कुत्ते के आगे से दूसरे कुत्ते के द्वारा रोटी छीनना, टुकड़ा छीनना, यानी भोजन छीनना, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। केवल थोड़ा क्या बदला है? विषय का रूप बदला है। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता साहब। इसी का नाम क्या है? सभ्यता है। तो सभ्यता क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहां पर। तो किस तरीके से बनेगा कि एक कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा गया है, यानी एक भाई का हक मारना और दूसरा एक कुत्ते के सामने से दूसरे कुत्ते के द्वारा भोजन छीनना, ये कोई दूसरा भेद नहीं है। तो भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। इस रूप बदलने को क्या कहा गया है? तो इसे सभ्यता कहा गया है। इस रूप बदलने से होता है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है और इसी सभ्यता के कारण इसी रूप बदलने से होता है यह कि क्रोध आदि को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्तों पहनकर समाज में आता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्तों पहनकर समाज में आता है।
जिससे मारपीट, छीन, खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है, पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि क्रम का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर साहब एक शानदार क्वेश्चन बनता है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों क्या होगा? कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों क्या होता जाएगा? कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर कवि क्रम कठिन होता जाएगा। कवि का जो क्रम है वो कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोंपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़ कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। तो एक क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए हैं? तो आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के 3 रूप बताए हैं। क्वेश्चन आ भी जाएगा आगे। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि संसार में अधिकतर कविताएं इसी क्षेत्र में हुई है। किस क्षेत्र में हुई है? मनुष्यतर बाह्य दृष्टि में, समस्त चराचर में, नर क्षेत्र में। तो संसार में अधिकतर जो कविताएं हुई है वो नर क्षेत्र में हुई है। और यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। इसी बात को देहापन में रखकर धवनिकार ने कहा है, नहीं कवेरिति वृत्त मात्रे निर्वाहरणात्म पद लाभ। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न उसकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तरह में भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे
तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकेगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निदृष्टि गोचर और मूर्त विषय का ही तो हो सकता है। तो बिंब ग्रहण हो सकता है किसका? बिंब ग्रहण होता है काव्य में। बिंब किसका ग्रहण किया जाता है? तो निदृष्टि गोचर और मूर्त विषय का। निदृष्टि गोचर और मूर्त विषय का बिंब ग्रहण किया जाता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे क्रूण भाव का कोई लगाव नहीं होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है। अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम है, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर ही रहती है। कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को सेंस सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसको मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर, बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों, पट पर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिलते हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया? तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। इस विश्व काव्य की रस धारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अच्छा दृश्य देखकर व्यक्ति को उस दृश्य के अनुसार खुशी और गम की भावना या भाव आने चाहिए, लेकिन जिस मनुष्य में ऐसे भाव नहीं आते हैं उसका जीवन तो मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है और कहीं मनुष्यतर बाहरी सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था पीछे, आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए हैं? तो आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के 3 रूप बताए हैं। एक तो बताया नर क्षेत्र के भीतर रहती है। काव्य की दृष्टि किसमें रहती है? नर क्षेत्र के भीतर रहती है। और कहीं पे काव्य की दृष्टि मनुष्यत्र बाह्य सृष्टि पे रहती है और कहीं समस्त चराचर इस जीव और अजीव में रहती है। और जो संसार में अधिकतर कविताएं लिखी गई वो कविताएं इन तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में लिखी गई? नर क्षेत्र में लिखी गई है। सुना जाएगा। नंबर 1, पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नर्तव की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में
मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती हैं। चाहे मुक्तक काव्य संग्रह हो, चाहे प्रबंध काव्य संग्रह हो, सब में नर क्षेत्र की अंतः व बाह्य प्रकृति के अनेक संबंधों का परस्पर विधान ही इन विधानों की उद्भावना ही पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंडकाव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशुद्ध वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्धा दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही है। तो वाल्मीकि का प्रधान विषय क्या है? लोक चरित्र ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाह्य वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिलता है। तो आलंबनों के बीच में बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिलता है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, तो श्रृंगार के किस रूप में प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं? तो श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। तो जो उद्दीपन दृश्य लाए जाते हैं श्रृंगार रस में, उसके प्रति कोई रति भाव नहीं होता, जब बल्कि नायक और नायिका के प्रति कौन सा भाव होता है? रति भाव होता है। वे एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं। वे एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को, प्रेम को उद्दीप्त करने वाले यानी बढ़ाने वाले होते हैं। स्वयं प्रीति के पात्र या आलम्बन नहीं होते हैं। स्वयं प्रकृति के जो भी विधान, जो दृश्य होते हैं, वो स्वयं प्रीति के पात्र नहीं होते हैं। वो तो केवल क्या करते हैं? प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं। संयोग में वे सख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। संयोग में वे सुख को बढ़ावा देते हैं। अब संयोग काल में नायक और नायिका के संयोग काल में तो ये उद्दीपन है, प्राकृतिक उद्दीपन। संयोग काल में तो सुख को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वियोग काल में ये काटने को दौड़ते हैं। जिस भावाद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावा उद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं। जिस भाव उद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक नायिका के रूप का जो वर्णन किया जाता है ना, ऐसा वर्णन प्राकृतिक दृश्यों का नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में रति भाव किस में होता है? श्रृंगार के उद्दीपन रूप में एक आलम्बन रूप होता है, एक उद्दीपन रूप होता है। तो श्रृंगार के उद्दीपन रूप में रति भाव किस में होता है? नायक नायिका के प्रति, प्राकृतिक दृश्यों के प्रति, कथोपकथन के प्रति, या उपयुक्त सभी के प्रति। तो श्रृंगार के उद्दीपन रूप में रति भाव किस में होता है? नायक और नायिका के प्रति होता है। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य, साधामय की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु, व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। तो काव्य के अंदर जो प्राकृतिक बिंब, विधान आदि लाए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, प्राकृतिक वस्तु, व्यापार लाए जाते हैं, वो केवल क्या करते हैं? वो केवल नायक और नायिका के या नर संबंधी भावना को तीव्रता देते हैं, जबकि उनका स्थान तो गौण ही रहता है। दो नंबर देखते हैं, मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति
तो मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंधा काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। कहीं प्रकृति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कहा है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से होता है। तो कोई भी वर्णन हो और जिस वर्णन में जो वस्तु आती है और उस वस्तु का मन में ग्रहण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो उसका बिंब ग्रहण होता है और एक का अर्थ ग्रहण होता है। बिंब ग्रहण, दृष्टि ग्रहण भी कह सकते हैं। बिंब ग्रहण, दृष्टि ग्रहण या अर्थ ग्रहण। तो यहां पर एक शानदार क्वेश्चन बनता है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, तीन प्रकार से, चार प्रकार से, पांच प्रकार से। तो किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से होता है। और दो प्रकार कौन कौन सा है? एक तो बिंब ग्रहण होता है और एक अर्थ ग्रहण होता है। किसी ने कहा कमल, किसी ने क्या कहा? कमल। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है, यानी उसके बिंब को ग्रहण करना। और व्यापार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे पर न दृष्टि जा सकती है और न रम सकती है, न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन अवश्याय निपातेन के द्विचत प्रक्लित अनसाद्वला वनानाम शोभते भूमिर्निविष्ट ऋणातपा सपृस्तु विपुलम शीतमुंदकम दिव्यरद सुखम अत्यंत त्रिशितो वन्ये प्रतिसंहरते कर्मंड अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसावृता पशुपता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराज्य वासप सनचन सलीला ऋत्विज्ञ सारसा हिमाद्रवालु केस्तिरे सरितो भांति सांप्रतम जरा जर्जरित पद्ये शीर्ण केसर कर्णिका नाल संशेर हिम धवस्तेर्न भांति कमलाकरा। संस्कृत में तो बड़ा तंग याद है। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कुहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियां जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उसके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट कर छितरा गई है,
पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं।